Good morning, students. Today's subject is Constitutional Law. This is a LLB first year subject, and this subject is a very important subject in the point of view of the competitive examinations as well as your syllabus of law. So today I'll discuss with you about the introduction of the constitutional law. What does it mean by constitutional law? What are the various aspects of the constitutional law and the objectives of the constitutional law? So in this reference, I'll start my topic with the introduction of constitutional law of India. The framers of the constitution was completed on November 26, 1949 when the Constituent Assembly formally adopted the new constitution. The constitution came into force with effect from January 26, 1950. The constitution contains the fundamental law of the land. It is the source of all powers of and limitations on the three organs of the state: the executive, legislative, and the judiciary. No action of the state would be valid unless it is permissible under the Constitution. Therefore, it is imperative to have a clear understanding of the nature and working of the Constitution. देखिए, मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो संविधान विधि है, जो संविधान हम पढ़ रहे हैं, भारत का संविधान हमारा एक सब्जेक्ट है LLB फर्स्ट ईयर में, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि भारतीय संविधान क्या है, इसका प्रारूप क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, इसके गठन के पीछे क्या कारण रहे। तो देखिए, सबसे पहली जो चीज़ हमारे दिमाग में आती है वो है कि कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली होता क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड इन अ वेरी लेमन लैंग्वेज। अगर हम बहुत ही साधारण भाषा में समझें, क्योंकि आज ये मेरी फर्स्ट क्लास है आप लोगों के साथ, तो हम बहुत ज़्यादा टेक्निकली मैं आपको इसको नहीं समझाऊंगी, बल्कि मैं कोशिश करूंगी कि साधारण से साधारण भाषा में आप समझ सकें कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसी भी देश का मौलिक विधि होती है, मूल कानून होता है, जिसे हम लॉ ऑफ द लैंड, मतलब कि उस देश का, उस राष्ट्र का जो है वो मौलिक कानून के नाम से जानते हैं। मतलब मौलिक कानून यहाँ पर क्या हुआ, देखिए फिर आगे मैं आपको बताती हूँ कि मौलिक कानून, फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड से हमें क्या समझते हैं। फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड वो होता है जो सरकार के जो प्रमुख अंग होते हैं, जैसे हमारे देश में सरकार के 3 प्रमुख अंग हैं: एग्जीक्यूटिव विधायिका, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, लेजिस्लेचर मतलब विधायिका, एंड जुडिशरी मतलब न्यायपालिका। तो हमारे देश में सरकार के इन 3 प्रमुख अंगों में कार्य का, शक्तियों का वितरण कैसे होगा, विभाजन कैसे होगा और इनकी कार्यशैली पर किस प्रकार से नियंत्रण रखा जाएगा, उसकी लिमिटेशंस क्या होंगी, ताकि ये तीनों अंग जो है अपनी लिमिट में रहकर कार्य करें और ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि लॉ ऑफ द लैंड के अगेंस्ट हो, मतलब संविधान के विरुद्ध हो। तो संविधान आप समझ पाए। अब संविधान में वो शक्तियाँ और कर्तव्यों का वर्णन किया गया है जिनके द्वारा सरकार के प्रमुख अंग अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रहते हुए कार्य करते हैं। साथ ही साथ उन पर जो लिमिटेशंस लगाई जाती हैं उनका वर्णन भी संविधान के अंदर किया गया है। आगे बताया गया है, नो एक्शन ऑफ द स्टेट would be valid unless it is permissible under the constitution।
देखिए कितनी बड़ी बात है कि कोई भी राज्य या कोई भी देश ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेगा या नहीं कर सकता, बल्कि हम कह सकते हैं जो कि संविधान की सीमाओं में नहीं आता हो या जिसके लिए संविधान ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मनाही की हो, मतलब रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए हों, तो वो काम राज्य या कोई राष्ट्र नहीं कर सकता। Therefore, it is imperative to have a clear understanding of the nature and working of the Constitution. तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है, लॉ ऑफ द लैंड जिसे हम बोलते हैं, उसका सबसे प्रमुख कार्य है कि वो हमारे देश की मौलिक विधि को धारण करता है। वो एक ऐसा विधिक दस्तावेज है जिसके अंतर्गत वो सारे कानूनी प्रावधान दिए गए हैं, वो अधिकार, कर्तव्य, शक्तियाँ और लिमिटेशंस का वर्णन किया गया है जिनके द्वारा किसी भी देश की सरकार और उसके प्रमुख अंग अपने कार्यों को सुचारू रूप से कर पाते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा जो है वो ब्रीफ इंट्रोडक्शन हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो एक सबसे पहला क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिलता है वो होता है कॉन्स्टिट्यूशन की एनफोर्समेंट एंड अडॉप्शन डेट का। तो बिल्कुल आपको क्लियर रखना है माइंड में कि अगर हमसे पूछा जाता है कि भारत का संविधान किस दिन अंगीकृत किया गया, अडॉप्ट किया गया, मतलब आप बिल्कुल ये विज़न क्लियर रखें कि जब भी क्वेश्चन आपसे अडॉप्शन पे पूछा जाता है कि ऑन विच डेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड, तो आंसर होगा आपका 26 नवंबर 1949, मतलब 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान जो है वो अंगीकृत किया गया था। अब अगला क्वेश्चन आता है कि अंगीकृत किया गया था तो लागू कब हुआ। बिल्कुल, देखिए हमने अडॉप्ट तो कर लिया था लेकिन इसके कुछ पार्ट ही तब लागू हो पाए थे, बाकी कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस है वो इम्प्लीमेंट नहीं हुए थे। तो हमने संपूर्ण संविधान को जो है वो 26 जनवरी और 26 जनवरी 1950 को एनफोर्स किया। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ऑन विच डेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स और केम इनटू फोर्स विद इफेक्ट, सो द आंसर विल बी द 26 जनवरी 1950 को हमने भारतीय संविधान को लागू किया था। तो अडॉप्ट किया हमने 26 नवंबर 1949 1949 को और हमने लागू किया 26 जनवरी 1950 को, राइट। तो होप आपको इंट्रोडक्शन समझ आया होगा। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़्यादा इन डिटेल नहीं इसको डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि ये मेरी पहली क्लास है आप लोगों के साथ। तो अब हम इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में ब्रीफ में देखते हैं कि भारतीय संविधान के जो उद्देश्य हैं वो क्या हैं, इसके गठन का पर्पस क्या रहा। So, the Constitution of Independent India was framed in the background of about 200 years of colonial rules, mass-based freedom struggle, the national movement, partition of the country, and spread of communal violence. Therefore, the framers of the Constitution were concerned about the aspiration of the people, integrity and unity of the country, and establishment of a democratic society. Their main aim was to give India a constitution which will fulfill the cherished ideas and ideals of the people of this country. The Constitution begins with a preamble which declares India to be a sovereign, socialist, secular, democratic republic nation. The preamble also mentions the goal of securing justice, liberty, and equality for all its citizens, and promotion of national unity and integrity on the basis of fraternity among the people, assuring dignity of the individuals. राइट
तो ऑब्जेक्टिव हमारा क्या रहा भारतीय संविधान के गठन के लिए? तो देखिए, हमने 200 सालों तक ब्रिटिश रूल की दास्ता मतलब झेली है हमने। उन्होंने हमारे ऊपर लगभग 200 सालों तक रूल किया है। इसी दास्ता का परिणाम था कि लोगों में स्वतंत्रता को लेकर आंदोलन हुए। इस आंदोलन ने आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलन था उसका रूप ले लिया, और फिर हमारे देश का विभाजन जो था वो धर्म के आधार पर और जो है वो धर्म और सांप्रदायिकता के आधार पर हमारे देश को विभाजन भी झेलना पड़ा। इसी के साथ जो हमारे संविधान निर्माता थे उनके मन में ये विचार आया कि अब विभाजन तो चूँकि हो चुका है, लेकिन अब जो हमारे पास बचा है, जो हमारा राष्ट्र बचा है, उसके लोगों में किस तरीके से एकता, अखंडता और लोकतंत्रात्मक समाज की स्थापना की जाए। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारत का जो संविधान निर्मित किया गया उसमें ये कोशिश की गई कि इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके। ठीक है, इसीलिए जब हम हमारे देश के संविधान की प्रियम्बल प्रस्तावना, जिसे हम मिरर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, हमारे संविधान का दर्पण भी कहते हैं, जिससे पढ़ने के बाद हमें पूरी तरीके से बात क्लियर हो जाती है कि अंदर संविधान के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो देखिए, इन वेरी ब्रीफ प्रियम्बल में हमें बताया गया है कि भारत जो है एक सॉवरेन मतलब स्वतंत्र राष्ट्र होगा, जिस पर किसी भी देश या राष्ट्र की सत्ता नहीं होगी। हम अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र होंगे। इसे हम बोलते हैं सॉवरेन। सोशलिस्ट का मतलब होता है कि जो हमारा समाज है उसमें गरीब और अमीर के बीच में जो एक गहरी खाई है उसको सरकार किस प्रकार उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण करते हुए और उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए उस खाई को निरंतर कम करेगी और कम करने का प्रयास करेगी। इसे हम बोलते हैं समाजवाद। सेक्युलर का मतलब होता है कि हमारा जो ये राष्ट्र है वो किसी धर्म विशेष को, किसी मत विशेष को और किसी पंथ विशेष को जो है वो एक मत और एक पंथ और एक धर्म के रूप में स्वीकार नहीं करता। हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार धर्म को मानने, मत को अपनाने और पंथ में विश्वास रखने की स्वतंत्रता है। इसे हम बोलते हैं पंथ निरपेक्षता, सेक्युलर। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है कि ऐसा शासन जो जनता के लिए हो, जिसमें जनता की भागीदारी हो, जिसमें जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि देश पर शासन करे और जनता को ये अधिकार हो कि यदि उनके प्रतिनिधि उनकी जो आकांक्षाएं हैं उन पे खरे नहीं उतरते तो वो एक निश्चित समय के पश्चात उन प्रतिनिधियों को बदलने की भी क्षमता रखती है। जो इलेक्शन हमारे देश में प्रणाली है वो इसी डेमोक्रेटिक नेचर का परिणाम है। रिपब्लिक का मतलब होता है कि जो राष्ट्र है उसका शासन राजतंत्र के हिसाब से नहीं चलेगा, बल्कि निर्वाचन द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि ही राष्ट्राध्यक्ष होगा, जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि। ठीक है, तो यहाँ जो राजशाही परंपरा है उसका अंत होकर के एक निर्वाचन रूपी प्रणाली को हमने ऑप्ट किया है, जिसमें जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना हुआ प्रतिनिधि ही जो होता है वो देश पर शासन करता है जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप। इसे हम बोलते हैं रिपब्लिक। तो देखिए, प्रियम्बल ने जो हमें बताया है वो ये है कि आप किस तरीके से हमारे देश का शासन चलाएंगे। इसी के साथ साथ प्रियम्बल हमारे लिए उद्देशिका ने ये भी बताया है कि हम भारत के लोगों के लिए किस तरीके की
जो है न्याय चाहते हैं, किस प्रकार की स्वतंत्रता हम चाहते हैं। तो हमने प्रियम्बल हमें ये बताती है कि हम हमारे देश के समस्त नागरिकों के लिए न्याय की कल्पना करते हैं, स्वतंत्रता की कल्पना करते हैं, समानता की कल्पना करते हैं, देश के नागरिकों के बीच बंधुता बनी रहे और देश में अखंडता रहे। मतलब अब इसका विभाजन जो है नहीं हो, देश एक राष्ट्र और एक कानून के अंतर्गत चलाया जाए। इन्हीं पूर्त उद्देश्यों का जो रिफ्लेक्शन है वो हमें प्रियम्बल में देखने को मिलता है। तो आज मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि संविधान का जो इंट्रोडक्शन है, मतलब कि क्यों ये लागू किया गया, इसके पीछे कारण क्या रहे, एनफोर्समेंट डेट क्या रही और इसकी एडॉप्शन डेट क्या थी, साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन के जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको भी हमने आपके साथ डिस्कस किया। तो होप आपको आज का ये टॉपिक समझ आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज़ लेक्चर।